नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार। इनका हम लोग स्वागत कर लेते हैं। आज नमस्कार। का जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कि भाजपा के शीर्ष नेता, जिनमें योगी आदित्यनाथ हैं, मिठुन चक्रवर्ती हैं, हिमंता विश्व शर्मा हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े नेता हैं, बॉलीवुड का बड़ा नाम है, ये लोग एक के बाद एक ऐसे कठोर बयान दे रहे हैं जिनको इनके विपक्षी कम्युनल, भड़काने वाला और देश में सांप्रदायिक आग लगाने वाला बता रहे हैं। लेकिन ये भाजपा वही है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और भाजपा अपने पुराने ट्रैक पर लौट आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि फांसीवादी कही जाने वाली भाजपा एक बार फिर से हिंदुओं के हितों की आवाज उठाने लगी है। पहले बयान देखिए, शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि बंटोगे तो कटोगे। हिंदुओं के लिए यह बयान था, हिंदुओं की जातिवादी राजनीति के खिलाफ यह बयान था। और इस बयान में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये सांप्रदायिक है या ये विद्वेष फैलाने वाला है। ये एक जमीनी तल्ख सच्चाई को बयान करता हुआ एक वक्तव्य है। बाकी आनंद जी से हम बात करेंगे। इसके बाद हिमंता जो कांग्रेस से आए हैं, और कांग्रेस से क्यों आए हैं उसकी कहानी भी आपको पता है कि राहुल विंची अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन हिमंता को उन्होंने 2 घंटे तक बिठाए रखा। लेकिन वो हिमंता जिनका इतिहास कांग्रेस का रहा है, वो आजकल बीजेपी के सबसे नेता माने जा रहे हैं। बारे में माना जाता है कि वहां आप हिंदू हितों की बात करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। ये अभी अन्नू कपूर ने अपने बयान में भी बताया है कि किस तरह से, हालांकि हम जैसे लोगों को सब कुछ पता है। आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल अगर देखेंगे तो आपको गटरवुड की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। हमारे आनंद जी उसको कभी कभार उर्दू वुड कहते हैं, माफिया वुड कहते हैं। बहरहाल, मिठुन दा ने कोलकाता में एक रैली के दौरान, और जबकि मंच पर उनके साथ गृह मंत्री थे, और मिठुन दा ने यह भी कहा मैं गृह मंत्री के सामने बोल रहा हूं, और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं हमें कहते हैं कि काट कर तुम्हें भागीरथी में बहा देंगे, लेकिन भागीरथी हमारी पुण्य सलिला मां है, नदी है, हम तुम्हें उसमें बहाएंगे नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी जमीन में गाड़ देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक झाड़ से अगर तुम एक फल हमारा तोड़ोगे तो हम तुम्हारे झाड़ से 4 फल तोड़ देंगे। काफी आक्रामक, काफी आग लगाऊ बयान था ये। आनंद जी, क्या हवा चल पड़ी है? हिमंता विश्व शर्मा तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने तो सीधे नाम ले लिया कि भाई पीताम्बर, नीलांबर और बिरसा मुंडा की जमीन पर अगर सावधान नहीं रहे तो ये इरफान, अजमल, आमिर ये सब लूट लेगा। हमारा धन लूटा, हमारा बहन बेटी लूटा, हमारा अहंकार लूटा, और अब हमारा जान लूटेगा। क्या मामला हो गया है? अचानक से भाजपा कुछ बदल सी नहीं गई है या पहले वाली हो गई है? देखिए, जब तक शीर्ष नेतृत्व का इशारा न हो तब तक भाजपा में कोई कुछ भी बयान नहीं देता। मामूली सीधे साधे मामलों पर भी, मुद्दों पर भी बयान उनका आएगा ऐसा नहीं होता। भाजपा में कम से कम ये जो आप देखेंगे कि अनुशासन जिसे कहते हैं कि बयान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जितने आपके फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या और लोग हों, ये सब जो नेता जो बयान देने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, विवादित बयान देने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये लोग भी जब तक ऊपर से आदेश ना आ जाए कि हाँ ठीक है बयान दे सकते हो, तब तक ये लोग बयान नहीं देते। तो ये बयान अगर आ रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो जो पत्रकारों वाली भाषा होती है उसमें कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं
ये ऊपर से आदेश आ चुका है या खुली छूट मिल चुकी है कि आपको जो मर्जी है वो आप बयान दे सकते हैं, और कोई बयानों पर कार्रवाई नहीं हो रही है पहले जैसा आप देखेंगे। उसके अलावा आपको एक चीज और नजर आएगी कि नुपुर शर्मा जैसे लोग जब बयान देते थे तो उन पर कार्रवाई हो जाया करती थी, और अब अचानक से वैसी कार्रवाइयां होनी जो है वो बंद हो गई। बयान किस तरह के दिए जाएंगे वो भी बदल गया है, और भाजपा जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के खेलने लगी है, और अचानक भाजपा को ये समझ में आने लगा है कि उसका जो कोर वोटर था वही उसका वोटर रहने वाला है। ये चीज असम से शुरू हुई थी। असम में आपको याद होगा कि असम चुनावों के ठीक बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया था कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा था उसे ही खत्म कर दिया था। खत्म करने का कारण भी उन्होंने बड़ा साफ साफ बता दिया था। उन्होंने सीधा सीधा लिस्ट ही जारी करके दिखा दी थी कि किस इलाके में कितने वोट होते हैं। वो तो लिस्ट जो पर्चा जो होता है वो सभी उम्मीदवारों को मिलता ही है, तो उन्हें भी मिला था। तो उन्होंने उस लिस्ट से ही दिखा दिया था कि इस इलाके में, फलाने इलाके में हमने ये काम करवाया था, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना के खाते हों, चाहे और जो दूसरे लाभकारी योजनाएं जो भी थी वो सब थी। तो इसका लाभ लेते समय तो ये लोग जो है वो अपनी आबादी से कहीं ज्यादा हक, मतलब जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला हिसाब किताब नहीं, सीधे 40% 50% जो है हिस्सा उसमें से वो उठा करके ले जा रहे हैं सरकारी योजनाओं के लाभ में से। लेकिन वोट देते समय क्या होता है कि वो डबल डिजिट में भी वोट नहीं पहुंचा, मतलब 300-400 वोट जहां पे थे वहां पे भाजपा को कहीं पे 10 वोट भी आ गए हों, ऐसा भी नहीं हुआ। कहीं 7 वोट आए, कहीं 5 वोट आए। तो वो उन्होंने पूरी लिस्ट ही दिखा दी थी, और उसके बाद उन्होंने वहां पे अल्पसंख्यक मोर्चा जो था उसे खत्म कर दिया था। ये चीज जो है ये काफी हद तक जो पीछे वाला संगठन है उसे भी समझ में आने लगा है। एक जो इंद्रेश कुमार हुआ करते थे वो आजकल जो है कुछ गायब से दिखते हैं। अब उनका उतना जोर या शोर नजर नहीं आता, काफी चुप चुप और काफी कहीं गुमनामी में काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी तुलना में जो दूसरे मोर्चे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। जो कन्वर्शन का विरोध करने वाला एक संगठन है वो बना करके और सामने खड़ा कर दिया गया है। तो ये पूरे संगठन के स्तर पर ये बदलाव जो है ये इस संगठन में आ चुका है, या ये कह लीजिए कि पिछले 10 वर्षों में उन्हें समझ में आ गया कि जो सेकुलर छवि है वो काम नहीं आती, काम वही आता है जो उनका कोर वोटर है। दूसरी चीज ये थी कि आप आखिर किसी समुदाय को कितना दीवार तक धकेलेंगे। अभी जैसे आपने देखा कि बहराइच हिंसा वगैरह में जो हुआ उसके बाद समझ में आता है कि बिल्कुल दीवार तक धकेल दिया जाता है, और उसके बाद मतलब हिंसा करने वाले जो है उन्हें छोड़कर और जो पीड़ित पक्ष है उस पर ही एफआईआर वगैरह दर्ज कर ली जाती है। तो ये सब कुछ जब हो रहा था या जिस समय हो रहा था तो उस समय पलट कर वार नहीं होगा ऐसा बहुत समय तक संभव नहीं था। और नीचे जो ग्राउंड लेवल जिसे कहते हैं उससे भाजपा के नेताओं तक भी बात पहुंचने लगी थी कि यार बहुत हो गया, आप बंद करो ये सब। तो इसका जो नतीजा था, इसका जो असर था, परिणाम था, वो अब आपको चुनावों में नजर आने लगा है या दिखने लगा है। तो अब पहले की तरह प्रधानमंत्री भी ये बयान नहीं देते कि मैं प्रधानमंत्री भले भाजपा के पक्ष से जीत के बना हूं लेकिन प्रधानमंत्री अब मैं सबका हूं, तो बदले की राजनीति नहीं होगी या ये नहीं होगा। इस सब किस्म का बयान जो है वो प्रधानमंत्री महोदय भी नहीं देते। उन्होंने भी जिस किस्म के बयान दिए शुरुआत तो उसी से हुई थी। तो अब जो है बाकी के भाजपा नेता भी जो है वो सही पक्ष जो होता है उस पक्ष में आकर के बोलने लगे हैं, खुल के बात अपनी कहने लगे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक जी बदलाव जो है वो वोटर ने उन्हें समझा दिया जी। है। उनके वोटर ने, भाज भाजपा के वोटर ने भाजपा को एक बात तो समझा दी भाजपाइयों की ये जो मूर्खता है कि सेकुलर है। जी छवि हम बनाएंगे, सो कॉल्ड सेकुलर, सेकुलरिज्म को तो एक गाली बना दिया है यहाँ के सेकुलर्स ने। तो ये भाजपाइयों की जो मूर्खता रही पिछले 4-5 साल की, चलिए वो अगर आ रही है, और सच प्रधानमंत्री ने तो अपने पहले संभाषण में तीसरा जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये उसी को समझ लिया है? दूसरे, ये बदलाव केवल भाजपा में नहीं चल रहा है आनंद जी। उधर आप दक्षिण में देखें तो दक्षिण में टकराव बढ़ा है। पवन कल्याण ने बजरंग दल की तर्ज पर
वाराही दलम बना दिया है। और अगर वाराही दलम बन गया है तो वो तो बजरंग से भी खतरनाक होंगे। भाई बजरंग तो फा, फाड़ते वाड़ते नहीं है, बजरंग तो फेंक फाक देते हैं कहीं। अब नरसिंह अगर आएंगे तो वो तो सीधे फाड़ते हैं। और पवन कल्याण ने कह दिया है कि वो सभी दक्षिणात्य राज्य जितने हैं हमारे, उसमें हिंदू धर्म के साथ सनातन धर्म, अच्छा देखिए वो सनातन हमेशा कहते हैं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के लिए जो भी करना होगा करेंगे। बाराही दलम बन रहा है। टीटीडी तिरुपति वाले ने कह दिया है कि भैया केवल हिंदू रहेंगे और जो सब गैर हिंदू हैं। वैसे ये कमाल की बात नहीं है कि तिरुपति देवस्थानम में ये म्लेच्छ काम कर रहे हैं, और ये रजाकार ओवैसी कह रहा है कि उसमें अगर है म्लेच्छ तो फिर वक्फ में क्यों कह रहे हो कि सनातनी आए। मतलब ये उसको वक्फ से जोड़ रहा है। हालांकि तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष ने बहुत खरी खोटी सुनाई है, तो अब जवाब भी मिल रहा है। स्वयं प्रधान सेवक जो हैं वो भी अब चुप्पी साध ले रहे हैं, या फिर इकोसिस्टम को उसी की भाषा में, और आपने कहा ही कि वो कर रहे हैं। मुझे सबसे मजेदार लगा मिथुन चक्रवर्ती का पूरा भाषण सुनना चाहिए, आपने अगर सुना हो तो। आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि ये लोग अगर हमारे लोगों को नहीं वोट देने देते हैं तो हमको भी इतनी तैयारी करनी होगी कि हम उनके लोगों को वोट नहीं देने दें। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती का इतिहास बड़ा मनोरंजक रहा है। मतलब वो एक अति से दूसरी अति पर पहुंचे हैं। वो नक्सल आंदोलन से जुड़े रहे, फिर जब उनके भाई की मौत हुई तो वो पुणे गए और फिर अपना उन्होंने फिल्मी संघर्ष शुरू किया, या जो भी, जैसे फिर वो फिल्म स्टार बने और जो कुछ आज मिठुन दा है। लेकिन मिठुन दा उन गलियारों से निकले हैं जिनसे बंगाल पीड़ित है। भाई वामियों ने किया, उसके बाद कांग्रेसियों ने किया, और अभी कांग्रेस की टीम भी ममता बनर्जी ने किया। सब ने जिहादियों को प्रश्रय दिया, सब ने बांग्लादेशियों को प्रश्रय दिया। लेकिन मिठुन दा वो सारी गलियां जानते हैं, और उन्होंने कहा है कि नवंबर से हम 20 दिन देगा पार्टी को। तो ये चर्निंग का वक्त तो नहीं आ गया है भारत में, क्योंकि अब कहीं से कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। उनको उन्हीं की भाषा में, सेकुलर्स को तो खैर इतनी गालियां पड़ रही हैं और कोई उनको सीधे से मुंह भी बोलने भी नहीं दे रहा है। सेकुलर कोई मुंह खोलता है, मैं तो रवीश वगैरह की वॉल पर कभी जाता हूँ, रवीश पांडे हो या फिर वो आपका अजीत अंजुम, आपका दोस्त जो है वो हो, मैं तो देखता हूं कि ये लोग हिम्मत कैसे करते होंगे अपनी वॉल देखने का। केवल तो गालियां मिली हुई हैं। खैर वापस आते हैं, मैं भी आज भटक गया। ये जो भाजपा को मति आई है, या फिर पूरे देश में ये जो दिख रहा है एक तरह से, ये तनाव कहें या फिर जागरण कहें, इसको कैसे समझना चाहिए हमें। देखिए, ये तनाव या जागरण इसे नहीं कहना चाहिए। ये जागरण जो था ये बहुत काल से था, और जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया होता है या जो पेड मीडिया होता है वो इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। स्वीकारने के लिए 2014 के दौर में भी तैयार नहीं था। उस दौर में भी उन्हें समझ में नहीं आया था कि लोग जो है वो बदल चुके हैं। इसके अलावा और बातें हुई जो लोग पहचानने लगे हैं कि किस पक्ष का है। माइक देखते ही और उस माइक पे लेवल देखते ही लोग समझने लगे हैं कि ये किस पक्ष का पत्रकार है, और उस हिसाब से जवाब देने लगे हैं। और इसका नतीजा जो है वो चुनावों के दौर में भी नजर आया। पूरा पूरा चुनावी सर्वे जो है वो गलत हो जाता है। तो जनता कितनी समझदार हो चुकी है ये चीज जो है मीडिया को भी समझ में नहीं आई, जो अक्सर एसी ऑफिस में बैठ करके अपना जो चुनावी विश्लेषण होता था ये सब दिया करते थे। असल में ये बीमारी जो थी ना, ये आंख मूंदने की बीमारी थी। तो ऊपर बैठा वर्ग जो होता है वो बहुत आसानी से स्वीकारने को ये तैयार नहीं होता कि बदलाव आ गया है। वो चाहता है कि यथास्थिति बनी रहे। यथास्थिति बनी रहने से उसका फायदा क्या होता था कि उसका जो धंधा चल रहा है, उसका जो व्यापार चल रहा है, उसका जो बिजनेस चल रहा है, उसमें किसी तरह का उलटफेर या बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
तो लेकिन जैसे आप देखेंगे कि नोकिया जैसी कंपनियों का हुआ, 20 साल पहले सबके पास नोकिया के ही फोन हुआ करते थे, आज कोई जानता भी नहीं कि नोकिया नाम की कंपनी ने कौन सा नया मॉडल लॉन्च किया। तो अगर आप समय के साथ बदलते नहीं हैं, चीजें चेंज नहीं करते रहते, या नीचे जो बदलाव हो रहे हैं जमीनी स्तर पर उनको नहीं पहचानते, तो व्यापार में जैसे आप खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी बहुत सीधा सीधा वैसा ही मामला है। भारत में आज की तारीख में जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तो उसमें क्या होता कि वन नेशन वन इलेक्शन होता तो 5 साल के बाद आपको बदलाव फील होता है एक बार में। लेकिन आज की तारीख में भारत में क्या हो रहा है कि करीब करीब हर साल, हर महीने, हर 2-4 महीने पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं तो चुनाव चल ही रहे हैं। तो जनता की जो राय है और जनता की जो मंशा है, वो चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, और वो लगातार रिफ्लेक्ट होती है। इसके बावजूद जो है वो लोग पहचानने को तैयार नहीं थे कि ये बदलाव हो रहे हैं जमीनी स्तर पर। और एक चीज जो बहुत बड़ी सी आई वो सोशल मीडिया से आई। तो आप जो अब जवाब देख रहे हैं, चाहे वो अजित अंजुम को हो, चाहे वो रवीश पांडे को हो, या वो एक और है राहुल देव, उनको हो, इनको जो ये विचित्र विचित्र जिससे जवाब देख रहे हैं आप, वो जवाब जो थे वो सोशल मीडिया से ही इन लोगों को मिलने शुरू हुए थे। और सोशल मीडिया पर इन लोगों को जो जवाब मिल रहे थे, उन जवाबों को अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत पहले ये चीज समझ में आना शुरू हो चुका था कि भाई अब लोग आपको बुद्धिजीवी मान के, जी जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे आपका जवाब सुन लेने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो है ये मानने को या स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि ये चीजें जो है वो बदल गई हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि वो गुस्सा जो था, वो पेंट अप एंगर जिसको कहते हैं आप, उसको आपने प्रेशर कुकर से निकलने नहीं दिया। तो अब वो जो है वो जोर का फट चुका है। अब फट जब चुका है तो इसमें दिक्कत हो रही है। और जहां तक जैसे आपने वाराही वगैरह की बात की, तो वाराही वगैरह का जो होता है उसके तो हम बहुत बड़े समर्थक खुद ही हैं। हम खुद ही बिहार सरकार की जो योजना होती है जिसमें सूकर पालन के लिए राशि दी जाती है, उसके बारे में गरीब लोगों को या जो लोग इच्छुक हैं पशुपालन में काम शुरू करने के लिए, उन लोगों को सूअर पालन की जो बिहार सरकार की योजना है, या फिर केंद्र सरकार की तो यहाँ नहीं चलती, बिहार सरकार की यहाँ चल रही होती है, उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो काफी फायदेमंद होता है कि आपके पास अगर सूअर हैं कुछ, तो वो पूरा पूरा इलाका जो होता है वो एक समुदाय विशेष से खाली हो जाता है। या फिर अगर आपने वाराही की तस्वीर उठा करके अपनी दुकान में लगा रखी है, देवी वाराही की काफी अच्छे पोस्टर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो अगर आपने अपनी दुकान में लगा रखे हैं, तो ये जो धोखा देने वाली जो नीति थी, जिसका काफी समय तक यूपी में विरोध भी चला, अभी और जगहों पर भी विरोध चल ही रहा है कि नाम आप बड़ा सेकुलर सा रखे हुए हैं, संगम ढाबा, और असल में उसका मालिक कौन है, तो शुहेब है। तो ये जो सिस्टम चल रहा था, या चुपके से मीट खिला नहीं, देना, यहाँ फूड खिला देना। यहाँ पर एक बात मैं जोड़ दूं प्लीज। भाई देखिए, जनता बड़ी आजकल विचित्र हो गई है। अब तो कई लोग नकद से तो करते नहीं है, मोदी जी वह बना दिए हैं डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया। तो कई लोगों का तो मैंने नेट ही जाते हुए देखा है, फोन खराब हो जाता है, जैसे ही वो स्कैन करते हैं वैसे ही उनको लगता है कि अरे नेट इंटरनेट नहीं आ रहा है, अरे। और ये आंखों देखी घटना है, मतलब स्कैनर ही खराब हो जाता है उनका। तो खैर, आगे बढ़े। तो ये सब कुछ होने लगा, तो अब आम आदमी जब बिल्कुल मना करने लगा कि भैया तुमसे आर्थिक लेन देन रखना ही नहीं, तुम उस पैसे को उठा करके अगर जिहाद के लिए खर्च कर रहे हो, इसका मुझे शक हो जाता है, तो मैं तुम्हें ये पैसा दूंगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब लोग इतना अड़ने लगे, और फिर हम जैसे लोग भी जो थे वो सुअर पालन को बढ़ावा दे रहे हैं कि भैया तुम वाराही देवी के उपासक तो हो ही, और अगर वराह तुम्हारे घर में भी हो तो क्या हर्ज है, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना शुरू कर दे रहे हैं। तो फिर अचानक से जो नीचे का जो सोसाइटी होता है, या फिर कॉमन मैन जिसको आप कहते हैं, उसमें वो अगर बोल नहीं पा रहा तो भी उसको एक वॉइस मिलने लगता है। पहले उसके पास कोई वॉइस नहीं थी। अगर मीडिया पे आप देखें तो मीडिया में कोई उसके पास वॉइस होती ही नहीं थी। अब जब सोशल मीडिया है तो उसके पास अपनी वॉइस होती है। ठीक है, तुम मुझे टीवी चैनल पर डिबेट में नहीं बुलाओगे, कोई बात नहीं, मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, उस पर मैं अपनी बात कह दूंगा। तो ये सब जब लोग करना शुरू कर चुके हैं, तो उस दौर में अगर ऊपर का नेता नहीं बदलेगा या उस तरफ नहीं झुकेगा, ऐसा होना संभव नहीं है। तो जो सेकुलर
नेता थे या सेकुलर बनने की कोशिश करते थे, वो लोग अब जाएंगे हाशिए पर। और कांग्रेस और जैसी दूसरी पार्टियां हैं, इनको ये समझना पड़ेगा कि 20% वोट बैंक को जो उन्होंने वोट बैंक समझ रखा था, तो वो वोट बैंक भी अब जो है वोट बैंक बना रहने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अब चाहता है कि नहीं भैया, सीधा सीधा हम ओवैसी को वोट क्यों ना दें, हम कांग्रेस को क्यों दें। तो जहां भी इस तरह का चुनावी सामना होता है, वहां पर और ज्यादा स्वाद उन्हें चखने को मिल जाता है। झारखंड जैसे राज्यों में स्थिति और भी खराब है। झारखंड जैसे राज्यों में स्थिति और खराब इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि रामनवमी जैसे त्योहार, जिसमें बिहार में अगर आप देखें, जो अभी का बिहार है, इस बिहार में अगर आप देखें तो सशस्त्र रैलियां उतनी ज्यादा नहीं निकलती। आपको उतना लोग लाठी डंडे या तलवार लिए हुए रैली में तलवारबाजी का खेल दिखाते हुए नहीं मिलेंगे। ये सब आपको सिर्फ ताजिए के जुलूस के साथ दिखता था। अगर आप झारखंड में इस चीज की तुलना करेंगे तो रामनवमी में आपको तलवारबाजी या लाठी चलाने का खेल दिखाते हुए कई लोग आपको मिल जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ अखाड़े अभी भी मौजूद हैं और अखाड़ों में अभ्यास करने वाले युवा भी मौजूद हैं। तो ये अंतर बिहार और झारखंड में है। इसकी वजह से भी झारखंड चुनाव में जो है वो आपको ज्यादा खुल करके ये नजर आना शुरू हो गया है। इसके अलावा झारखंड चुनाव में और भी बातें रही। जी, झारखंड चुनाव में आप चूंकि हारमोनियम लेकर निकल रहे थे तो आपको रोकना जरूरी था, क्योंकि झारखंड चुनाव हमारे एक पूरे वीडियो को लेगा, उसमें क्या समस्याएं हैं, कैसे हैं। लेकिन आपने जो सशस्त्र जुलूस और शस्त्र संचालन की बात कही, ये मुझे अपने बचपन में तो याद है कि टावर चौक दरभंगा जो होता था, वहां रामनवमी के दिन बहुत सारे दल आते थे। और अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हाँ, संख्या बहुत कम हो गई है। तो बिहार में भी बहुत कम होता हो था, गई है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। जी, लेकिन सेकुलरिज्म ने बिहार की ऐसी तैसी कर दी। और उसमें भाजपा पिछले 20 वर्षों से एक सहयात्री है, वो इस पाप से बच नहीं सकती है। दर्शकों और श्रोताओं, झारखंड चुनाव पर हम अलग से बात करेंगे। हमने अभी समयाभाव के चलते आनंद जी को रोका है, लेकिन आपके गौर करने के लिए 3-4 मसले छोड़कर जा रहा हूं। पहला, कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फिर से इस तरह के कठोर बयान क्यों दे रहा है। मैं ना उसको विवादित मानता हूं, ना मैं उसको आक्रामक मानता हूं, ना मैं उसको सांप्रदायिक मानता हूं, क्योंकि जो सच है वो सच है। जैसे एक बार मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी ने एक बड़ा आकर्षक भाषण दिया था कि अगर देश के लिए बोलना सांप्रदायिक होना है तो हाँ, हम सांप्रदायिक। तो वही बात है, अगर सच बोलना सांप्रदायिकता है तो पूरी दुनिया सांप्रदायिक हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी खुद, हिमंता विश्व शर्मा और मिठुन दा, ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं। तो अगर भाजपा फिर से ट्रैक पर आ रही है तो उसे घर वापसी का मौका देंगे ना। हरियाणा की तरह झारखंड और महाराष्ट्र में कुछ करेंगे ना। इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह सुबह हमें समय दिया इसके लिए। दर्शकों श्रोताओं, आपके पास ये वीडियो भले 12 बजे पहुंचेगा, लेकिन हम लोग जब ये वीडियो कर रहे हैं तो हम लोग सुबह 6:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। व्यालोक वाणी को आप लोग ने अब तक जितना स्नेह दिया है बहुत है। ऐसा ही स्नेह और प्रेम बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकॉन दबा लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।